वंदे मातरम। नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज एक विशेष कार्यक्रम राजस्थान की राजनीति को लेकर, जिस तरह लगभग 5 हफ्ते तक एक बहुत बड़ा बवंडर चलता रहा, सरकार अब गई, सरकार आज जाएगी, सरकार कल जाएगी, आरोप प्रत्यारोप, भाजपा सरकार गिरा रही है या विधायक खरीदे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोर्ट तक चला गया मैटर, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया। लगातार एक ऐसा अदृश्य युद्ध सा चलता रहा कि जाने अब क्या होगा। हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी कि जरूर कुछ तो होगा, लेकिन अचानक से सब शांत हो गया। जी हाँ, क्योंकि अशोक गहलोत का अनुभव और अशोक गहलोत का जो जमीन से जुड़ाव था वो शायद उनके काम आया, और जो सचिन पायलट का अनुभवहीन होना वो उनके आड़े आया, और आज वापस सचिन पायलट को आना पड़ा कांग्रेस में। जिस तरीके की बातें हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप भी बहुत चले, बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे विजयी हुए वो अशोक गहलोत हुए। और अशोक गहलोत ने जिस तरह से सभी अपने विधायकों को, संगठन को साथ में लिया, उससे ये शुरू से ही लग रहा था, जो उनके आक्रामक तेवर थे, कि ऐसा शुरू से लगभग लग रहा था कि वो संतुष्ट हैं, वो एकदम आराम के साथ में है कि कुछ नहीं होगा और मैं हर तरह से अपने आप को इस पूरे प्रकरण से निकाल कर ले जाऊंगा, क्योंकि बड़ा पुराना अनुभव है, बहुत जमीन से आए हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन जो भी हुआ, राजनीति में हर ओर इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं, पर राजस्थान में ऐसा होना अपने आप में कहीं ना कहीं एक गलत संदेश था जो गया, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे और भाषाओं पे अंकुश तक नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में अधिकतर देखने को नहीं मिलता है। अपने आप में राजस्थान के लोग बड़े सज्जन, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें आई बीते दिनों, वो अपने आप में ऐसी थी कि राजनीति में जरूर ये जो एक काल गया है, जैसे कोरोना को याद रखा जाएगा, वैसे ही ये समय राजस्थान की राजनीति में भी याद रखा जाएगा, क्योंकि बड़ा एक अजीब सा माहौल वहाँ रहा। और अब देखिए, जब सब कुछ सामान्य होगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं विजय हुई, वो अशोक गहलोत की हुई, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरह से सब चीज़ों पर विजय पाई वो भी बड़ा अहम है, बड़ा खास है। युवा अनुभव और एक जो बुजुर्ग नेता, या हम ये कहेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति जो वहाँ एकदम जमीनी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, उनका अनुभव, दोनों में अंतर था। इसलिए जो बड़ा अनुभव था जिनको, उनकी विजय हुई, होती भी अनुभव की है, और आज इसी पे हम आज बातें करेंगे। उससे पहले पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में आखिर अशोक गहलोत ने अपने तजुर्बे, राजनीतिक कौशल, धैर्य और सधे कदमों को उठाकर सियासी बाजी जीत ली। पहले राजस्थान के चुनाव में पार्टी के आंतरिक सत्ता संघर्ष में सत्ता को हासिल कर उन्होंने अपने राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था, और अब सचिन पायलट की बगावत को उन्होंने जिस तरह बेअसर किया, उससे वे और मजबूत होकर उभरे हैं। सचिन जिस तरह 19 विधायकों को लेकर बगावती तेवर अपना रहे थे, उससे अटकलें लग रही थी कि वे पार्टी में बड़ी सेंध लगा सकते हैं और देर सबेर राजस्थान की राजनीति की दिशा बदल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह साफ है, अशोक गहलोत ने पूरे घटनाक्रम में सटीक रणनीति अपनाई। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे विश्वास से कहते रहे कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपको याद होगा, एक होटल में वे अपने पाले के विधायकों के साथ उनका विक्ट्री चिन्ह बनाकर दिखाना। उन्होंने पार्टी के विधायकों को विश्वास दिलाया कि सचिन पायलट के जाने पर भी सरकार को कोई खतरा नहीं। एक तरह से सचिन पायलट से उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष पद छीनने के अलावा उन्होंने सख्त लहजे में टिप्पणी भी की। ये पायलट खेमे का मनोबल गिराने के साथ संदेश भी था कि कांग्रेस नर्म नहीं पड़ रही है।
अशोक गहलोत अक्सर कहा करते हैं कि कुछ जादू दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते। सियासी हलकों में बार बार यही बातें उठती रही कि कांग्रेस इस बार के तूफान को झेल नहीं पाएगी। तब यही कहा गया कि सचिन अलग क्षेत्रीय पार्टी बनाएं या फिर भाजपा में शामिल हों। अशोक गहलोत के लिए आगे की राह आसान नहीं, लेकिन मजे हुए कुशल खिलाड़ी की तरह गहलोत ने अपने विधायकों पर पूरा नियंत्रण और कड़ी निगाह रखी। उनके विधायक चाहे होटल फेयरमाउंट में रह रहे हो या फिर जैसलमेर के पैलेस में, गहलोत पल पल की जानकारी लेते रहे। एक तरफ वह कोरोना से निपटने के लिए जनता से जुड़े रहे, साथ ही पायलट के करीबी विधायकों को उन्होंने अपनी पकड़ में रखा। वे बगावती टोलों में नहीं जा सके। इधर आलाकमान का पूरा विश्वास जीतना गहलोत के पक्ष में रहा। सचिन के तेवरों से निपटने में उन्होंने अपने ही तरीके से व्यूह रचना की। अशोक गहलोत ने इस दौरान कभी यह नहीं जताया कि वह किसी सियासी संकट को झेल रहे हैं। यह उनके कौशल का नतीजा है कि सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहने के लिए मजबूर हुए और भाजपा के छिपे दांव भी धरे रह गए। अनुभवी गहलोत ने जान लिया था कि वसुंधरा भले ही शुरू में खामोश हो, लेकिन उनका पत्ता भी आखिरी होगा। हुआ भी यही। गहलोत ने बड़ी कुशलता से सरकार हिलाने के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। बागी फिर सोचने पर मजबूर हो गए। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान इस विषय पर जुड़े हैं। हमारे साथ हैं निरंजन परिहार जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और मुंबई से आप हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आऊँगा क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा जी, लगातार आप और हमारा संवाद इस विषय पर होता रहा है और लगातार हर कोई उस पर नज़र रखे हुए था। जिस तरह से अचानक जो बादल थे वो छट गए, धूप तेज निकल गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग अभी कह रहे हैं कि ये धूप जो है बड़ी कड़क धूप है, इस धूप में पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ये धूप बहुत तीखी भी हो सकती है और ये धूप ऐसी है कि आपको बड़ा बच कर चलना होगा, क्योंकि जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप देखेंगे कि अशोक गहलोत अनुभवी थे और बड़े आश्वस्त थे कि मैं जो भी हूँ देख लूँगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। और वहीं कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट की अनुभवहीनता रही, उसका एक नज़रिया सबके सामने आया। और वापस आकर जिस तरीके की जो कटुता जो मनों के अंदर आई है, ये जरूर है कि कुछ लोग उस मध्यस्थता में आए, बड़े लोग जिन्हें कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने पहली बार ऐसी स्थिति, हाई कमान जिसके ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रही है, अब की बार हाई कमान दिखा कि हाँ वास्तव में। और फिर यहाँ पे एक नाम आया प्रियंका गांधी का, कि ये सारी चीज़ें, ऐसा लोग सब बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा सक्रिय हुई और फिर सारी चीज़ों को आपस में बैठा के बात कराई गई। लेकिन ये बात कितनी सक्सेस होगी और कितना, क्योंकि तीर जो हैं दोनों के बड़े तेजी से निकले और मैं कहूँगा कि जो भाषा का संयम था वो कहीं दिखा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, और अब आने वाला समय कितना चुनौती भरा होने वाला है अशोक गहलोत के लिए, उसे भी कैसे आप देखते हैं? देखिए प्रवीण जी, राजस्थान में लगभग 33 दिन तक राजनीतिक भूचाल आया था। उसके बाद 2 दिन पहले मैंने पहले भी कहा था आपको कि हाईकमान यदि तरीके से इसमें हस्तक्षेप करेगा तो मामला सुलझ सकता है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बातचीत की और काफी तरीके से सुलझाने का प्रयास किया, फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मामला पटक्षेप हो गया। अब सचिन पायलट जयपुर आ गए हैं, उनके समर्थित विधायक भी आ गए। अभी सूचना मिल रही है कि केसी वेणुगोपाल जयपुर आ रहे हैं और रात को आज मुख्यमंत्री के निवास पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में
बातचीत होगी, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक भी होनी है जयपुर में। और जो अशोक गहलोत पहले जयपुर में बाड़ेबंदी करके उन्होंने रखा था 100 से अधिक विधायकों को, और फिर वो जैसलमेर ले गए थे। आज जैसलमेर से भी स्पेशल प्लेन के माध्यम से सारे विधायक जयपुर आ चुके हैं। और जो सचिन पायलट के लोग थे वो भी अपने अपने घरों पर पहुंच गए हैं। अब उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रेस से बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। देखिएगा कि आपने देखा होगा कि एक सप्ताह पहले एसओजी जो देशद्रोह का मामला दर्ज करा था सचिन पायलट और उनके लोगों के खिलाफ, 17 के खिलाफ, वो कोर्ट में जाती है, कहती है कि हमारे क्षेत्राधिकार में मामला नहीं आता और एफआईआर लगा दी जाती है। तो ये लग रहा था कि जब इस तरह की प्रवृत्ति हो रही थी तो अंदर से कुछ न कुछ चल रहा है और समझौता होने के। लेकिन आप देखिए, जब बीएसपी के 6 विधायक हैं जिनके खिलाफ पहले हाईकोर्ट में मामला गया, फिर उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और बीजेपी के मदन दिलावर विधायक है, उन्होंने और बीएसपी दोनों ने कहा है कि ये इन्होंने सही तरीके से विलय नहीं किया है, इसलिए इनको वोट देने से रोक दिया जाए। अब हरीश साल्वे यदि मदन दिलावर की तरफ से पैरवी करते हैं तो मामला संगीन बन रहा था, लेकिन अब हरीश साल्वे भी हट गए इस फील्ड से और अब साल्वे मदन दिलावर की ओर से कोई पैरवी नहीं कर रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया है तो आप देखिएगा कि वहां पर पहले से ही और भी दलों ने विलय किया है। राज्यसभा के 4 तेलुगु देशम के सांसद हैं जो विलय हुए हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। इसके अलावा मणिपुर में 6 कांग्रेस के विधायक शामिल हुए, उनके ऊपर भी मामला उठेगा। और कई मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर की एक बहुत बड़ा सामने देश के सामने आएगा कि अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, क्या विधायक दल पूरे तरीके से विलय हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से दल बदल विधेयक का कानून का जो धज्जियां उड़ रही है कि हम पूरे के पूरे विधायक इस्तीफे दे देते हैं, उसके बाद चुनाव होते हैं और सरकार गिर जाती है। तो एक निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट एक दलील दे देती है तो देश के लिए एक संदेश जाएगा और फिर आने वाले समय में दल बदल पूरे होना, एक दूसरे के पास जाना, क्योंकि 4,500 जनप्रतिनिधियों ने इस 1985 से आज तक दल बदल किया है। हाँ बिल्कुल, और सभी पार्टियां ऐसी रही हैं श्याम सुंदर शर्मा जी। अगर आप देखें तो आप दूसरे दलों के लोगों को खुद अपने यहाँ ले लें तो वेलकम है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और आपके कहीं जाने लगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आप ले कोई गम नहीं, दूसरा आपके ले ले तो बहुत बड़ा फिर हंगामा है। तो ये हमेशा चलता रहा। निरंजन परिहार जी, आप भी बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत सारी चीजें जानते हैं। ये जीत किसकी, कांग्रेस या अशोक गहलोत? और चुनौती कितनी सारी अभी बनी रहेगी? देखिए, व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर अगर कहें तो मुश्किल मुद्दा था और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे ढंग से इसको हैंडल किया। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत का जो नाम है, मान है, सम्मान है, वो बहुत ऊंचा है और राजनीतिक कद उनका बहुत बड़ा है। उसके मौका, बस यही उनके साथ में सबसे बड़ी बात रही। अब जब जीत की बात करते हैं तो जीत तो मूल रूप से कांग्रेस की हुई है, क्योंकि कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में सफल हुई है। श्याम सुंदर जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से बगावत करने वाले आज तक कभी कोई सफल नहीं हो पाए हैं। और कांग्रेस में नेतृत्व की जो ढिलाई या कमजोरी कह सकते हैं, वो अशोक गहलोत बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने उस मामले को बहुत अपनी ताकत के साथ में हैंडल कर लिया। रही बात सचिन पायलट की अपनी ताकत के आकलन की, तो कहीं न कहीं वो इस पूरे मामले में गच्चा खा गए और उन्होंने खुद को ज्यादा आंक लिया था। उनको लगा था कि उनके साथ में विधायक रहेंगे, इसीलिए संभवतः उन्होंने इसे ऐलान किया था कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है, जबकि सच्चाई ये थी कि अल्पमत में वो नहीं थी। और सचिन पायलट खुद भी अपनी ताकत का जो आकलन कर रहे थे वो शायद दूसरों के प्रभाव में आकर कर रहे थे। लेकिन अब इतना जरूर हुआ है कि सचिन पायलट नतमस्तक होकर कांग्रेस के आलाकमान के सामने अपनी बातें रख के और आ गए हैं। लेकिन ये सब आसानी से नहीं हुआ है। सचिन पायलट को जब ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि उनके लिए आगे रास्ता बंद हो गया है और जिन लोगों के
आधार पर जिन लोगों के लिए वो कांग्रेस को अपनी आंख दिखा रहे थे, वो समझ में आ गया उनको कि अब ये सब आसानी से संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कांग्रेस आलाकमान से बातें की और अपनी तरफ से प्रयास पूर्वक पार्टी में आने की जो कोशिश की, वो उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी बहुत खुश नहीं थे, वो नाराज थे लगभग। इसीलिए उन्होंने प्रियंका गांधी के जरिए उन्होंने राहुल गांधी तक कोशिश की और अंत में जाकर ये मामला बना। अब देखते हैं, अब सबसे बड़ी बात इस मुद्दे में ये है कि सचिन पायलट सब कुछ खोकर लौटे हैं। वो जब गए थे जी, तब यही तो सबसे अहम सवाल है जी। लेकिन अब जी हाँ, अब उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि विधानसभा में सबसे पिछली सीट पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो पहली बार विधायक बने। ये उनके लिए कितनी सम्मानजनक बात होगी कि उन्होंने सब कुछ खो दिया, मान खो दिया, सम्मान खो दिया, पद खो दिया, राजनीतिक कद खो दिया। अब उसे सिर्फ पाने के लिए फिर से नए सिरे से कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि बहुत आसान नहीं है। हो सकता है कि वो विधानसभा में पिछली सीट पे बैठे और सिर्फ दस्तखत करके निकल जाएं, क्योंकि अपनी उपस्थिति दर्ज करा ले, क्योंकि पीछे बैठने में इतनी तकलीफ तो होती है, जो खुद उन्होंने तकलीफ अपने आप से झेली है। लेकिन रही बात उनकी कि ये जिस तरह से उन्होंने पूरे राजनीतिक मामले को ना समझी में या जो बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ाया, वो बहुत कमजोरी रही उनकी, क्योंकि इसे एक अपरिपक्व राजनेता की तस्वीर बनी है। और रही बात वापस ये पद पाने की, तो पद का मामला तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि राजस्थान में उन्हें हटाकर जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है, उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति रही होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत लंबी सोच के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने सोचा है कि राजस्थान की राजनीति में किसी जाट को अध्यक्ष बनाकर वापस तत्काल हटा दें और फिर किसी दूसरे को बना दिए, इतना आसान नहीं। इसलिए सचिन पायलट अपनी शर्तें मनवाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी उनको, हो सकता है लंबा समय। बिल्कुल, क्योंकि निरंजन जी शर्तें वाली बात पे बहुत अहम है, क्योंकि लगातार ये आ रहा है कि जो लोग उनके साथ गए थे उनको मंत्री पद भी वापस देना होगा, ऐसे भी बातें चल रही हैं। उसके अलावा जो उनका सम्मान है वो कैसे एडजस्टमेंट होगा, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, बहुत सारी चुनौतियां हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, अगर बात करें अब उन लोगों की, क्या आपको लगता है इतना आसान होगा? ऐसे में जब अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, अब उनका जो मोरल है, उनके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा सचिन पायलट को अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा लेना? क्योंकि आज जो स्थिति है उलट है। अब तक सचिन पायलट भारी पड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही अब ये वापसी हुई है, तो अब जो पूरा जो लोगों का कहना है, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये जो चीज है, अब सचिन का जो एक कद था, अब वो कद है वो कद खाली कहने को कद रह गया, क्योंकि सारी शुरुआत एकदम अब दोबारा जमीनी स्तर से करनी पड़ेगी। मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करी भी है उन्होंने, लेकिन ऐसे में अब क्या आसान होगा? क्योंकि अब जब तलखी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि बहुत ज्यादा, आपने भी देखा है लगातार किस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं, और ऐसे में वापस आकर बैठना, और वो भी अब क्योंकि अशोक गहलोत भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्हें अब तो सारी पिक्चर साफ है, और अब ऐसा भी नहीं है कि कोई दबाव, कोई प्रेशर अब किसी भी चीज का दूसरे तरीके से उनके ऊपर आ जाएगा। तो ये बड़ी चीज है सचिन पायलट के लिए, राह बड़ी कठिन है। देखिए प्रवीण जी, मैं पहले भी कह रहा था कि सचिन पायलट की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई, वो शांत रहे। आपको मैंने बार बार कहा, और मैंने ये भी कहा कि अशोक गहलोत सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं है। आपके चैनल पे मैंने 2 बार कहा कि ये निश्चित रूप से सरकार जीतेगी और किस तरह से होगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से सोनिया जी ने एक कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है, और कमेटी में यदि प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल अगर आते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाले हमारे जो भी फैसले होंगे राजस्थान में, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो या राजनीतिक नियुक्तियां हो या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारियों का लेना हो या जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो, तो ये अगर अच्छी कमेटी और पावरफुल कमेटी बनती है, तो फिर मान के चलिएगा कि दोनों के परिणय एक समान होंगे। ना तो अशोक गहलोत को निर्णय करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार होगा, न ही सचिन पायलट को होगा उस कमेटी को। वहां ग्रीवेंसेस बताए जाएंगे और उसके बाद फैसले होंगे। तो ये तो अब क्योंकि कमेटी किस स्तर की होगी, क्या होगा उस गठन के बाद। लेकिन आपको लगता है श्याम सुंदर शर्मा जी, आपको लगता है कि अशोक गहलोत के ऊपर अब भी कोई कमेटी हावी हो सकती है?
ऐसे में जबकि उनकी छवि और जो चीजें हैं, ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी, चाहे जितनी पावरफुल कमेटी बने और वो अशोक गहलोत को ऊपर अपने अशोक गहलोत के ऊपर हावी हो और अशोक गहलोत साहब उसे हावी होने दे, ऐसी संभावनाएं बिल्कुल एक ऐसी शून्य नजर आती है। क्योंकि अब तो अशोक गहलोत ने जो दिखाया है, जो जादूगरी करी है, वो बड़ी अहम है, उसे भी एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते आप। कैसे वो छोड़ देंगे अपने लोगों को, जिन लोगों ने ऐसे टाइम पे उनका साथ दिया है और जो लोग भाग गए थे। ये एक बड़ी लड़ाई है अभी बीच की, बड़ी दीवार खड़ी है, कैसे उस पर पार पाएंगे सब जी। देखिए प्रवीण जी, मैं मान के चलता हूँ मनमुटाव हुआ है, खाई है, उसको पाटना एक आसान खेल तो नहीं है। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सक्रिय हो जाते हैं तो अब निश्चित रूप से अशोक गहलोत के तेवर जो पुराने थे वो ढीले पड़े हैं। कल के बाद उन्होंने देखेगा जाके कहा है कि जो अगर आ गए हैं हमारे घर में तो हम उसको माफ करेंगे और आगे की राह देखेंगे कि प्रगति किस प्रकार से हो, संगठन किस प्रकार से मजबूत हो। अब वो चर्चा ये इसलिए विधायक दल की बैठक से पहले आज वेणुगोपाल के मध्यस्थता में सीएम से बातचीत हो जाएगी तो विधानसभा में बहुत सारी कलियां नहीं खुलेगी। जो अंदरूनी मतभेद है, अंदर से जो दोनों के बीच में जिस प्रकार से है दरार, और उसके लेकर के विधानसभा का सत्र होगा तो हो सकता हो अगर ये दरार पाटती नहीं तो विधानसभा के फ्लोर पे तो बोल सकते थे सचिन पायलट। अब नहीं बोलेंगे, ना अशोक गहलोत बोलेंगे ना सचिन पायलट बोलेंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे जो हमारे हैं पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपनी पार्टी में तेवर दिखाए और उन्होंने अपने हाईकमान को जाकर के सीधे तौर पे कहा। देखिए जेपी नड्डा से मिली, राजनाथ सिंह से मिली क्योंकि पुरानी जानकार है। इसके अलावा संगठन महामंत्री है संतोष, उनसे मिलकर के उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अगर यहाँ आते हैं बीजेपी में तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी के पास 72 विधायक हैं, 42 है वसुंधरा राजे के, तो ऐसी स्थिति में मैं दूसरी पार्टी बना लूंगी। तो देखिए बहुत सारी चीजें बीजेपी में विद्रोह की स्थिति आई और क्योंकि उनको भी बाड़ेबंदी की बात करनी पड़ी, 22 लोगों को पोरबंदर भेजना पड़ा जो कि वसुंधरा के। तो ये दोनों तरफ अंतरकलह की स्थिति व्याप्त है। अब इसको किस प्रकार से पाटा जाएगा दोनों के दोनों। अब देखिए कांग्रेस के हाईकमान सक्रिय हुए तो कुछ मामला सुलझा। पहले कमजोर स्थिति थी, मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि हाईकमान को आना चाहिए, इस अंतर विरोध और अंतर कलह को समाप्त करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाएगी। बिल्कुल आने वाले समय में बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह श्याम सुंदर शर्मा जी जिस तरह की बातें आ रही थी उसमें लगातार आप भी कह रहे थे और सभी लोग कह रहे थे कि जो कांग्रेस हाईकमान है उसका जो ढुलमुल रवैया है उसका नतीजा है कि इस तरीके की बातें हो रही हैं और इस तरीके का प्रचलन बढ़ गया है। भागना और भगाना ये सब भी कहीं ना कहीं जो नेतृत्व होता है उसके ऊपर भी तय होता है। निरंजन परिहार जी, इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो भले ही कोई कुछ भी कहे या श्याम सुंदर शर्मा जी भी जितना बता रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो गाथा है, ये विजयी गाथा जो है वो कहीं ना कहीं हर ओर अपने आप में अशोक गहलोत को मजबूत करती दिख रही है। उन्होंने साबित किया है, हर बार साबित किया है, लेकिन इस बार कुछ ऐसे माहौल में थे कि हर तरफ लग रहा था कि अशोक गहलोत भी अब गए और अब गए। रोज बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही थी, बड़ी बड़ी चीजें थी, बहुत सारी चीज थी। अशोक गहलोत ने उसमें अपने आप को साबित किया। अब उसके बाद बात आती है जो सचिन पायलट की। तो सचिन पायलट की जो अपनी मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ें थी। सचिन पायलट को सब कुछ दिया कांग्रेस ने और काफ़ी दिनों से आप देखेंगे सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री भी रहे, सचिन पायलट राहुल गांधी की कोर कमेटी के सदस्य भी बताए जाते रहे हैं, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी 7 साल वहाँ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए लोग ये कह रहे थे कि बड़ी मेहनत की है और उसने वहाँ पर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जो प्रयास किए सब मान रहे थे, लेकिन अचानक से बेवकूफ कौन बना? देखिए सचिन पायलट एक मामले में तो बहुत मजबूत व्यक्ति है जिन्होंने एक नेशनल मीडिया को अपनी तरफ से इस तरह से अट्रैक्ट कर रखा है कि आप ध्यान देखिए कि कहीं भी सचिन पायलट ने गलत किया है, ऐसा बगावत की है और पार्टी का नुकसान किया है, ये आज तक किसी मीडिया में कहीं आया नहीं। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके व्यक्तिगत संबंध उन्होंने बहुत अच्छे बना रखे हैं। रही बात
अपने आप को स्थापित करने की, ताकतवर साबित करने की और अशोक गहलोत की राजनीतिक हैसियत की, तो अशोक गहलोत राजनीति में अब उस मुकाम पर है, पार्टी में, सत्ता में, संगठन में, कि अब उनको कहीं और साबित करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। वो 3 बार केंद्र में मंत्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के साथ केंद्र में मंत्री रहे, 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 5 बार सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे और 3 बार मुख्यमंत्री। तो इसलिए अब उनको राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। हम उनको आखिर कितना मजबूत पाएंगे, कितना मजबूत, इससे ज्यादा मजबूत कोई व्यक्ति राजनीति में क्या होगा। लेकिन ये जरूर है कि अब उनके साथ में कोई इस तरह के छल करने की कोशिश करेगा, वो अलग तरीके से देखा जाएगा। रही बात यह कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है कि अब कांग्रेस की सरकार को कोई किसी और राज्य में गिराने से पहले 100 बार सोचेगा, ये पक्का हो गया है। रही बात सचिन पायलट की, तो देखिए सचिन पायलट कमजोर तो नहीं है राजनीति में, वो मजबूत है, लेकिन उनको अब अपनी विश्वसनीयता को साबित करना पड़ेगा, इतना जरूर है। क्योंकि उनको नए सिरे से शुरू करने की भी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन उनको अपनी विश्वसनीयता को जनता में, आला कमान में, दोनों के सामने साबित करना पड़ेगा कि भले मेरी मान्यता है कि राहुल गांधी ने भले उनको कहा है कि आपकी सम्मानजनक वापसी करेंगे, लेकिन सम्मान बाजारों में नहीं बिकता, सम्मान कार्यकर्ता के दिल में होता है, सम्मान सामान्य जनता के मन में आपके प्रति होता है। और वो सम्मान एक बार जब खत्म हो जाता है तो उसे फिर से बनाने के लिए या तो कोई चमत्कार करना पड़ता है या फिर लंबी कोशिश करनी पड़ती है। सचिन पायलट यंग है और नौजवान नेता है, लेकिन उनकी एक राजनीतिक कमजोरी ये भी कि राजस्थान में वो उस कौम से आते हैं, गुर्जर कौम से, जो राजस्थान में ताकतवर तो गिनी जाती है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसका कद 4-5वें नंबर पर आता है। क्योंकि जाट, राजपूत, मीणा, गुर्जर और ओबीसी में भी और उस कम्युनिटी से आते हैं, गुर्जर कम्युनिटी से, जहां का जाटों को या राजपूतों को उनका आंख दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये हो गया कि सचिन पायलट ने एक जीवन में गलती कर ली और कांग्रेस ने जो कुछ दिया उसके सामने बगावत करके खड़े होने की जो उनके एक बिल्ला उनके माथे पर लग गया है, वो जीवन भर चिपका रहेगा, उसे उतारना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हो गया है अब कि सचिन पायलट को अपने को साबित करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। श्याम सुंदर शर्मा जी, अगर आज की राजनीति को देखें और अब जो, क्योंकि वहां चुनाव भी हैं, अभी पंचायत चुनाव भी वहां आने वाले हैं, निकाय चुनाव भी, जिसमें आप बार बार बोल भी रहे थे कि लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई तो वो है कि जब पंचायत चुनाव में टिकटों की बारी आएगी, जब पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव की बात आएगी, तब ये लड़ाई तो वहां की लड़ाई है। इस लड़ाई को मोड़ दे दिया गया दूसरी ओर कि दूसरी पार्टियां तोड़ने में लगी है। जब घर कमजोर होगा तो कोई भी घुस ही जाएगा, तो कमजोरी तो आपके अपने घर की थी, वो चीजें सामने भी आई। और सामने आने के बाद अब आप कैसे देखते हैं श्याम सुंदर शर्मा जी कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी सचिन अब नहीं रहे, उसके अलावा उनका जो खेमा है वो भी अब बैकफुट पे हम देख रहे हैं कि वो भी पीछे रहेगा। ऐसे में श्याम सुंदर शर्मा जी, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में फिर वही बात एक आएगी कि मेरा आदमी कौन, क्योंकि राजनीति में मेरा कौन व्यक्ति है और मैं उसको कैसे राजनीतिक रूप से भारी बना रहा हूं या उसे टिकट देकर एक अपना नुमाइंदा बना रहा हूं। तो ये बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई आगे भी रहने वाली है। उसे लेकर आप क्या देखते हैं और क्या लग रहा है आपको कि वहां कौन सी रणनीति काम करेगी? देखिए परविंदर जी, ये बात आपने ठीक कहा कि राजस्थान में आने वाले समय में दिखेगा कि सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में शहरी निकाय है, 129 शहरी निकाय है, जिसमें कि 7 नगर निगम है, जिसमें जयपुर के 2 हैं, जोधपुर के 2 हैं और कोटा के 2। पहले एक नगर निगम था, अब 2 नगर निगम कर दिया, और अजमेर नगर निगम, उसके अलावा नगर परिषद वगैरह। तो इनके चुनाव होने हैं और अब ये भी हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराए जाने हैं। तो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि इन टिकट का बंटवारे को लेकर के विवाद था कि धरातल पर अशोक गहलोत की जय जयकार हो या सचिन पायलट की हो, ये विवाद था। उसके बाद जिला परिषद के चुनाव भी होने हैं और जिला परिषद के चुनाव भी होते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी सिंबल के आधार पर चुनाव होता है। अगर सरपंच के चुनाव तो हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं होती, वो तो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं सारे, वो चुनाव हो जाते हैं। लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य और जो शहरी निकाय के पार्षद होते हैं, उनका चुनाव सिंबल के आधार पर होता है। अब क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि
अब इनके बीच में किस प्रकार से सोनिया गांधी जी के और सचिन पायलट के बीच में समझौता हुआ, ये अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि उनको भी पता नहीं कि सोनिया गांधी जी और उनके बीच में क्या बात हुई है। अब क्योंकि केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं, क्योंकि वो भी इस समझौते को कराने में अहम भूमिका निभाने वालों में से एक व्यक्ति हैं। आज मुख्यमंत्री और उनके बीच में जो बातचीत हो रही होगी, अभी आए नहीं, पहुंचे, और रात तक जो जिस तरह की घटनाक्रम देखने को मिल रहा है कि विरोध होगा नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट जब से आए उनके घर पर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है, लोग मिलने आ रहे हैं, क्योंकि अब वो कांग्रेस के हैं। अगर नई पार्टी बना लेते तो उनके लिए दिक्कत, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती कि कौन व्यक्ति मिलने आता, जो मिलने आता वो कांग्रेस से बाहर हो जाता। अभी तो वो कांग्रेस के हैं। अब देखिए, मैं पहले भी बता रहा था कि खुद वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके अलावा उनके पास यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, सेवा दल का अध्यक्ष था, एनएसयूआई का अध्यक्ष उनके समर्थन थे, सबने इस्तीफे दे दिए। मैं मान के चलता हूं, देखिए यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जो पुराना है वही वापस से डिक्लेयर होगा, नया नहीं बनाया। सेवा दल का अध्यक्ष भी पुराना रहेगा और एनएसयूआई का पुराना रहेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नए बना दिए गए। अब वो, क्योंकि सचिन पायलट खुद भी नहीं चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष बने, और वो देखिए वो मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं होंगे, मैं बता दूं आपको। वो चाहेंगे केंद्रीय राजनीति में राष्ट्रीय महासचिव का पद उनको मिले, लेकिन वो ये कह चुके हैं कि मैं राजस्थान का विधायक हूं और विधायक होने के नाते मैं राजस्थान में काम करना पसंद करूंगा। तो ये एक बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के सामने होगी कि वो बिना पद के रह करके सरकार के ऊपर अगर छींटाकशी करते रहेंगे तो मान के चलिएगा कि उनको सरकार चलाने में दिक्कत तो आएगी अशोक गहलोत को। मैं पहले भी कह रहा था कि अब तो माना आपने कि अगर सचिन वहां रहेंगे तो दिक्कत तो आएंगी। हाँ, 100% आएगी, उसमें दो राय नहीं। मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं। और वो चाहेंगे कि आने वाला भविष्य, क्योंकि अब उनको मालूम है कि दूसरी पार्टी में जाते तो उनको इतना महत्व नहीं मिलता, कांग्रेस में है, और क्योंकि उनको गांधी परिवार से सीधा लगाव है। देखिए प्रियंका और देखिए राहुल के साथ वो खेले, पास में रहे, क्योंकि जब इनके पिता राजेश पायलट हुआ करते थे केंद्रीय मंत्री, तो इनके संबंध बहुत पुराने हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली बार प्रियंका, और बात निरंजनी ने सही कहा कि लुटियन दिल्ली वाला जो है पार्ट, देखिए अंग्रेजी मीडिया और सब कुछ है, वो तो इनके कब्जे में था। वो बहुत तरीके से बोल रहा है, हर चीज को दिल्ली में उठाया जाया करता था। राजस्थान का मीडिया तो विज्ञापन के कारण निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में होता है, उनको चाहिए और आगे चलाना होता है, इसलिए होता है। लेकिन दिल्ली का मीडिया कंट्रोल में नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीजें दिल्ली में उछाली गई, बहुत सारी हुई, सामने आ रही थी। और अब मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से बार बार कह रहा हूं, विधानसभा का सत्र होने दीजिएगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो सचिन पायलट के जो 22 लोग हैं उसमें से कितने मंत्री बनते हैं, क्योंकि पहले भी सचिन पायलट के कुछ लोग हैं वो मंत्री पद से हटेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास बहुत समर्थन करते थे, अब वो है, उनको ईडी का अभी नोटिस भी आया, उनके पिता और भाई के खिलाफ अभी जांच भी हो रही है। और विश्वेंद्र शर्मा जी, क्योंकि समय कम है, आपसे मैं अंतिम सवाल लेके फिर निरंजन जी के पास जाऊंगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक बात देखिए, जिस मीडिया की, जिस बातों की बात की गई है, संबंधों की बात की गई है, और भी बहुत सारी बातें आपने अभी अंतिम जो आपके वाक्य थे वो थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारा कुछ होने के बाद भी सचिन पायलट बेचारे हैं। आप उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कुछ भी नहीं है। वो गए तो भी बेचारे थे, आए तो भी बेचारे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है। तो आप तो कहेंगे दिमाग के खेल में शायद सचिन आ गए हैं। 2 लाइनों में जी। देखिए परविंदर जी, मैं पहले भी कह रहा था कि वो ही कह रहे थे कि कांग्रेस के खिलाफ नहीं है हम, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कार्यशैली के खिलाफ है। हमने अपनी बात कही और हाईकमान को अपनी बात कहना चाहते थे, हमको कह दिया गया बागी है, ये विरोधी है। तो ये सारी चीजें, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पर्दे के पीछे है, वो दिखती नहीं है, लेकिन है। अगर आप उप मुख्यमंत्री होते हैं, आपका विभाग है और आपको कोई फाइल नहीं दी जाती, कोई एक उद्घाटन नहीं करते हो, अगर एक 18 महीने में रह करके अगर एक उद्घाटन नहीं करे सचिन पायलट का, एक पत्थर नहीं लगे राजस्थान में, तो किस प्रकार का उप मुख्यमंत्री और किस विभाग का वो रहेगा। तो निश्चित रूप से मान के चलिए अशोक गहलोत पुराने राजनीतिक जादूगर हैं और उन्होंने अपने लोगों को दिया है, उन्होंने 3 कार्यकाल में बहुत। लेकिन मैं आप याद दिलाऊं, ये जो शिवचंद माथुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये केंद्र में एमपी होते थे, यहाँ गृह मंत्री बने थे बिना विधायक के। तो इन्होंने अपना गुट तैयार किया था, उस पुराने जमाने की बात याद कीजिएगा। और फिर बाद में ये कांग्रेस के तरीके से करके और सत्ता में आए थे, परशुराम मदेरणा को उन्होंने आज कांग्रेस के मजबूत स्तंभ भी है। निरंजन परिहार जी,
ये श्याम सुंदर शर्मा जी ने देखिए कितनी गहरी बातें बताई कि एक मैनेजमेंट ऐसा भी लगातार चल रहा था कि इतना कुछ हुआ, लगातार सारी चीजें हुई, निशाने पर अशोक गहलोत ही रहे, कमियां अशोक गहलोत की तरफ कोई नजर आती रही। तो ये भी एक कमाल रहा। और ऐसे में अब जब हाई कमान की बात हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमेशा कहते रहे कमजोरी हाई कमान की है कांग्रेस। आपने भी एक बात बोली कि हाई कमान जो कांग्रेस का है वो बड़ा कमजोर रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से सक्रियता निभाई उसका रिजल्ट भी आया है। ऐसा क्यों होता है निरंजन जी कि हमेशा जो आरोप हैं निचले स्तर पे रहें, कहीं भी रहें, पूरे ऊपर हाईकमान की बात आती है तो सीधी कांग्रेस हाईकमान पर आरोप लगते हैं। तो उसकी कमियां तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी है ना। क्यों वो एक ऐसा तालमेल, ऐसी चीजें, ऐसा सेटअप नहीं खड़ा कर पा रहे जो अदर्स पार्टी के पास है? नहीं, सेटअप तो देखिए कि एक जमाने में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब ये सारी चीजें तब भी होती थी, जब राजस्थान से शिवचंद्र माथुर के नेतृत्व में लोग जयपुर जाते, दिल्ली जाते थे और उनको शिकायत करके आते थे। अब देखिए बीजेपी में वो सारी चीजें नहीं है। कोई कमजोर से कमजोर मुख्यमंत्री के भी सामने दिल्ली जाने की कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन राजीव जी के सामने भी जाते थे, कांग्रेस के नेता प्रदेशों से जाते थे और इंदिरा जी के सामने भी जाते थे, सोनिया जी के पास भी जाते थे, और अब भी सचिन पायलट दिल्ली ही गए अंततः। लेकिन कांग्रेस में इतना था कि आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति है, लेकिन यही आंतरिक लोकतंत्र इतना लिबरल हो गया है कि कांग्रेस की भीतरी नुकसान बहुत हो गया। और कहना बहुत आसान है कि केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर है, लेकिन अगर कमजोर है तो उसके सामने कोई जाता क्यों है? केंद्रीय नेतृत्व, आखिरकार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को किसी को आंख दिखाने की तो ताकत है नहीं कांग्रेसी में, तो फिर कैसे कमजोर हुआ? मूल रूप से यह कि कांग्रेस का वैचारिक रूप से अपना धरातल खो देना और वोट बेस खो देने की वजह से पार्टी कमजोर हो चुकी है, इतना जरूर है। तो इसलिए धीरे धीरे राहुल गांधी को देश भर में जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश संभाल रही है, मुझे लगता है कि प्रियंका जी को देश संभालना चाहिए। राहुल गांधी का साथ देकर देश भर के दौरे करेगी। मैं बता रहा हूं आपको कि राजस्थान के मामले में भी अगर शुरुआती दिनों में ही तीनों गांधियों में से कोई 1-2 दिन के लिए जयपुर आके बैठ गया होता तो ये मामला कभी का सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन निर्णय लेने में जो देरी है और उसका हर मामले को बहुत लंबा लंबा करना है, वही कांग्रेस की मूल जड़ है, इसी को सुधारना होगा। बिल्कुल, और यही मूल जड़ है, उसे सुधारना होगा। लेकिन हम फिर कहेंगे कि जिस तरह की बातें हुई हैं वो राजस्थान की राजनीति में हमेशा खड़ी रहेगी। 2020 कोरोना को लेके भी जाना जाएगा तो राजस्थान में, राजस्थान के अंदर जो एक नया ड्रामा चला उसे लेकर भी जाना जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी और निरंजन परिहार जी, जो लगातार हमारे साथ शुरू से रहे हैं कि किस तरह राजस्थान का द्वंद्व चलता रहा और अब अंत में विजयी भवा जो अशोक गहलोत विजयी हुए, तो उनको विजयी हुए भी साथ ही साथ उनका जो कद है वो भी बढ़ा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो आने वाले समय में कांग्रेस को भी देखना होगा कि जो अशोक गहलोत का कद है वो इतना बड़ा कद है कि उन्होंने अपने दम पर राजस्थान के अंदर जो कार्य किए उसके दम पर सत्ता को बचा लिया और वापस आने पर बागियों को मजबूर कर दिया। ये आने वाला समय बताएगा कि आने वाले जो लोग हैं जो बगावत कर कर चले गए थे, अब उनके साथ क्या होगा? क्या पुनः उन्हें सम्मान मिलेगा या वो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे? इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।